जी स्टूडेंट्स 2026 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो अभी जो पेपर 2026 का अकाउंटिंग का हुआ है, आज उस पेपर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो आप लोगों ने पेपर में सॉल्व किए होंगे तो उसके आंसर्स भी चेक कर लीजिएगा और अपने आंसर्स को वेरीफाई करके अपने मार्क्स भी एस्टिमेट कर लीजिएगा कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो 2026 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पेपर आज क्लास में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, पसंद आती है तो आपको बिजनेस मैथ, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग ये वाली वीडियोस आप उसको देखा करें, वॉच किया करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाली वीडियो आपको अप टू डेट मिलती रहे। किसी भी किस्म की ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, लाइव क्लासेस जो होती हैं वो आपको भी टेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ लिखा हुआ है। और आई.कॉम, ADC, BCom वगैरह की क्लासेस जो हैं वो आपको वैसे भी ऑनलाइन या उसके अलावा लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फर्स्ट आपका MCQs है और पहले MCQs में कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1, कैश सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज इज़ रिकॉर्डेड इन डैश। मर्चेंडाइज को हमने कैश वर्ड सेल आउट किया, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एंट्री किस साइड में होगी। देखिए पैडी कैश बुक, तो पैडी कैश बुक में स्मॉल पेमेंट्स की एंट्री की जाती है। जितनी भी माइनर पेमेंट्स हैं, ऑल माइनर पेमेंट्स, जितनी भी आपकी स्मॉल पेमेंट्स हैं, माइनर पेमेंट्स हैं, उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, पैडी कैश बुक में। सेल रिटर्न अलाउंस, सेल जर्नल, मर्चेंडाइज जो आपने ऑन क्रेडिट सेल किया उसकी एंट्री है सेल जर्नल में होती है। जबकि ऑन क्रेडिट मर्चेंडाइज जो कस्टमर को बेची थी, गुड्स कस्टमर से वापस आई, उसकी एंट्री कहाँ होती है, सेल रिटर्न में होती है। तो ना इसका आंसर पैडी कैश बुक है, ना SJ है, ना SRJ है, जबकि इसका आंसर क्या है, कैश बुक। कैश बुक में क्या होती है, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यानी कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जितनी भी आपकी बिजनेस की कैश की ट्रांजेक्शन है वो सबकी एंट्री कहाँ होती है, कैश बुक में होती है। नेक्स्ट कहते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज़ नोन एज डैश। वो एक्सपेंसेस देखिए जिसका आपने एडवांस पेमेंट की है, जिसका अभी बेनिफिट नहीं मिला और अभी इस पेमेंट का बेनिफिट मिलना बाकी है, यानी पेमेंट तो आपने कर दी है लेकिन अभी उसका बेनिफिट पूरा मिला नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेड कहते हैं। प्रीपेड क्या होता है, यानी वो पेमेंट के जिसका अभी आपको बेनिफिट मिलना बाकी है, तो प्रीपेड का वर्ड लगाते हैं। जबकि एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ये दोनों वर्ड शो करते हैं कि उधार के पैसे किसी को या तो देने होंगे या वो उधार के पैसे आपने किसी से लेने होंगे, ठीक है। और इस तरह पेबल लाइबिलिटी को शो कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस की बात हो रही है तो वो क्या लगाएंगे, प्रीपेड। नेक्स्ट कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश। ग्रॉस प्रॉफिट की देखिए इक्वेशन क्या होती है, हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से अगर क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी देखें फर्स्ट वन भी देख लें, परचेजेस माइनस सेल्स, तो गलत है। सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे से, नेट इनकम मालूम करने के लिए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को दोबारा प्लस कर लिया जाए तो वो सेल्स के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त इन्होंने सेल्स नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद, दिस अकाउंट इज़ शोन इन बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये अकाउंट दोनों जगह पर आता है। कौन कौन सा अकाउंट है ये, तो फर्स्ट वन लिखा हुआ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और कॉन्ट्रास्ट रेट है, ठीक है। वो पूछ रहे हैं बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, यानी ये अकाउंट जो है वो दोनों जगह पे आता है, इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। तो वो कौन सा अकाउंट है, वो है इन एंडिंग इन्वेंट्री। जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी एंडिंग है वो कहाँ पे आती है, वो सेल्स इसमें इनकम स्टेटमेंट में भी आती है और बैलेंस शीट में भी आती है। जबकि अलाउंस फॉर डेप्शन कॉन्ट्रा अकाउंट है और कॉन्ट्रा एसेट सिर्फ कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आता है। बैड डेट एक्सपेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ पे आती है, इनकम स्टेटमेंट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पे कहते हैं इसके बाद, दिस अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट, डेबिट साइड पे होगा। परचेज कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस, डेबिट साइड पे होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी क्या है, डेबिट साइड पे होगा। तो परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट का बैलेंस किस साइड पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, क्योंकि परचेज क्या होती है, डेबिट। तो जब परचेज डेबिट होती है तो परचेज डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, परचेज डिस्काउंट। इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं दिस अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। ये तो हो गया परचेज अकाउंट है। स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डैश। तमाम बिजनेस के जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उसकी एंट्री कहाँ होती है, तो तमाम बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस की एंट्री कहाँ होती है, पैटी कैश बुक में होती है।
ऑनर इक्विटी इज़ इंक्रीज बाय डैश। ऑनर इक्विटी में इजाफा होता है, किससे इजाफा होता है? देखें, विड्रॉल ऑफ कैश। ऑनर जब कारोबार से पैसे अगर निकालेगा तो इससे तो ऑनर इक्विटी कम होती है, तो ये गलत दिया हुआ है। नेट लॉस से भी इक्विटी कम होती है और ड्राइंग से भी इक्विटी कम होती है, जबकि नेट इनकम से ऑनर इक्विटी में इजाफा होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑनर इक्विटी इज़ इंक्रीज बाय नेट इनकम। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद एक्रूड इनकम। मैंने देखा है, आपको पहले भी इन्फॉर्म किया कि अगर इनकम के साथ एक्रूड का वर्ड लिखा हुआ तो ये पैसे बन जाते हैं रिसीवेबल एसेट। ये पैसे लेने हैं आपने, ये तो ये लिखा हुआ है एक्रूड इनकम, क्या है हमारा? एसेट। ठीक है। हाँ, अगर एक्रूड के बाद अगर लिखा हो एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस में एक्रूड का वर्ड लिखा हो तो फिर वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। नेक्स्ट में कहते हैं दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज़ वेरीफाइड बाय डैश। यानी कि बिजनेस में तमाम जर्नल एंट्रीज लेजर पोस्टिंग की, तो लेजर पोस्टिंग ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? क्या चेक करने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री। तमाम जो आपने पोस्टिंग्स की हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उन तमाम बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट पे कहते हैं इट डज़ नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक वाले आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस बैंक स्टेटमेंट में वो तमाम बातें लिखी होती हैं जिसमें आपका बैलेंस इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ है। तो अब वो पैसे जो बैंक में, अगर बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें शो हो रहे होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो भी इसमें शो हो रहा होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट किसी बाय कस्टमर वो भी इसमें शो हो रहा होगा। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट यानी वो पैसे जो हमने भिजवाए बैंक वालों को और बैंक ने अभी बैंक को मिले नहीं है, रिसीव नहीं हुए या हमारे अकाउंट में शो नहीं हो रहे पैसे, तो वो यकीनन वो पैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाएंगे? इट डज़ नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट। कौन सा अमाउंट शो नहीं होता? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। नेक्स्ट में कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड। कॉन्ट्रा एंट्री पड़ी थी 3 कॉलम कैश बुक में, तो 3 कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री किस साइड पे आती है? कैश बुक की दोनों साइड पे आती है। तो ये पूछ रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड किस में आती है? वो कैश बुक में आती है। ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री हमने कहाँ पढ़ी थी? कैश बुक में पढ़ी थी, जबकि जर्नल एस और पेडी कैश बुक का कोई ताल्लुक नहीं है। दिस शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि एट पर्टिकुलर डेट, आज की डेट पे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वर्थ क्या है, बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं और कितनी इक्विटीज़ हैं, इसमें लायबिलिटी कितनी है, ऑनर इक्विटी कितनी है, आउटसाइडर और इनसाइडर इक्विटी कितनी है। जबकि इनकम स्टेटमेंट क्या इन्फॉर्म करता है? आपके बिजनेस के रिजल्ट्स के कारोबार का नफ़ा नुकसान क्या है, प्रॉफिट या लॉस है। नेक्स्ट जो है हमारा इक्वेशन से कनेक्टेड है। आपको इक्वेशन तो पढ़ी होगी कि प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब यहाँ पे कहते हैं इफ़ एक्सपेंसेस आर ₹10,000 एंड रेवेन्यूज़ आर 2,500 देन देयर इज़ डैश। ठीक है। अगर एक्सपेंसेस बिजनेस के कितने हैं? 10,000 और रेवेन्यू कितनी है? 2,500 है। आप देखें डिफरेंस माइनस कर लें। प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कितनी है रेवेन्यू? 2,500 और एक्सपेंस कितने हैं? 10,000। यानी कि रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस क्या है? ज़्यादा है। जब बिज़नेस की अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो क्या होगा? नेट लॉस आएगा। तो लॉस कितना लिखेंगे? डिफरेंस निकालें, 7,500। ठीक है। प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कब होता है? जब बिज़नेस की रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो, तब होता है प्रॉफिट। नेक्स्ट कहते हैं सप्लाईज शोन इन द बैलेंस शीट। सप्लाईज बैलेंस शीट में आता है, ऑब्वियसली ये एक एसेट अकाउंट है, बट कौन सा अकाउंट है? अंडर द हेड ऑफ डैश, अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स। आप बैलेंस शीट में क्लासिफाइड फॉर्म में बनाते हैं बैलेंस शीट हमेशा, करंट और नॉन करंट। तो करंट नॉन करंट में हेडिंग डालते हैं। तो हेड ऑफ अकाउंट में वो अकाउंट्स जिनका बेनिफिट एक विद 1 फाइनेंशियल पीरियड के लिए होता है, उसको आप अपना करंट एसेट काउंट करते हैं। जबकि जिसका बेनिफिट अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ठीक है, इनके बेनिफिट कोई 1 साल के लिए नहीं होते, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर बेनिफिट होता है, तो वो नॉन करंट में आता है। फिक्स एसेट्स में आता है। ठीक है। तो करंट और फिक्स एसेट्स की हेडिंग में याद रखिएगा। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है, व्हीकल, गाड़ी वगैरह डिफरेंट चीज़ें, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स फिक्स एसेट्स की हैं। अब इनको अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? करंट एसेट होंगे। कैश, अकाउंट रिसीवर, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, एंडिंग, सप्लाईज, प्रीपेड, ये सब क्या है? ये करंट एसेट में आता है। नेक्स्ट में कहते हैं दिस इज़ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस किसे कहते हैं? जो कि सर्विस प्रोवाइड नहीं करते बल्कि प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं,
और उस चीज़ का कारोबार करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेडिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक पे क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ब्यूटी पार्लर वाले क्या प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो विच वन इज़ पेट्रोल पंप, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लगाएंगे, पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप के अलावा आप देख लें और बहुत सारे वैसे बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट्स अलाउड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड किए जा रहे होते हैं। इसी तरह से आप देख लें मेडिकल स्टोर का बिज़नेस, तो मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन दवाएँ अलाउड की जा रही होती हैं, ठीक है। इस तरह से जो गाड़ियाँ हैं उनकी शोरूम, ठीक है, तो उस पर भी क्या होती है, गाड़ियाँ अलाउड की जा रही होती हैं। तो ये है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज डैश, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल कहते हैं डेट वाइज, यानी डेट वाइज मीन्स के मंथ में जैसे जैसे डेट्स आती हैं उसके हिसाब से एंट्री बनती है जर्नल में, तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में क्या कहलाता है, जर्नलाइजिंग, ठीक है। सेक्शन हमारे ए के MCQs जो हैं वो यहाँ पे और भी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इनमें कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है, और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन और लाइन मिसिंग आइटम्स। फर्स्ट वन में कहते हैं द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ₹4 लाख एंड ऑनर इक्विटी 1,80,000। अब देखें ये जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन इक्वेशन से कनेक्टेड है, और अकाउंटिंग की इक्वेशंस पढ़ने से पहले ज़रा इक्वेशन रिवाइज कर लें तो ज़्यादा इजी अच्छा हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट वन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। ये उसकी फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन होती है। अब अगला देखें नेक्स्ट में क्या बना, एसेट्स। अब मुझे अगर सपोज करें लायबिलिटी मालूम करनी है, ऑनर इक्विटी इक्वल किस तरफ, देखें ये इक्वल किस तरफ, ऑनर इक्विटी यहाँ प्लस में, इक्वल किस तरफ ले आए, क्या हो जाएगा, माइनस, क्या बन जाएगा, एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको लायबिलिटी फाइंड करनी है तो एसेट में से माइनस कर देंगे ऑनर इक्विटी। इसी तरह से एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी, ठीक है। यानी कि इन तीनों में अगर देखें कि अगर एसेट्स में से ऑनर इक्विटी माइनस कर दें तो लायबिलिटी का आंसर, एसेट्स में से लायबिलिटी का माइनस कर दें तो ऑनर इक्विटी का आंसर। इसी तरह से एसेट्स में से अगर एसेट्स मालूम करने हो तो लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो फर्स्ट वन देखने क्या लिखा हुआ है, बिजनेस की लायबिलिटी मालूम करनी है और एसेट्स कितने रुपए के हैं, 4 लाख के, और ऑनर इक्विटी कितनी है, 1,80,000 है, सही। तो इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं, डेटा बनाते हैं। केस 1 सॉल्व कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे केस 1 लिखिएगा, डेटा बनाइएगा। डेटा में देखें एसेट्स कितने रुपए के मैंने, 4 लाख, जबकि लायबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और ऑनर इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 1,80,000, लिख दें, कॉपी कर दें इसको। और अब जो है वो इसके बाद इक्वेशन पुट करें वैल्यू फर्स्ट वाली, एसेट्स की जगह एसेट्स लिखे 4 लाख इज इक्वल टू, लायबिलिटी की जगह मालूम करनी है, क्या सपोज कर लें इसको आप, एक्स सपोज कर लेते हैं, और साइन किसकी, प्लस, ऑनर इक्विटी कितनी है, 1,80,000। चलिए नेक्स्ट आगे फर्दर मालूम करते हैं, क्या करेंगे, इक्वेशन के इस तरफ देंगे ऑनर इक्विटी प्लस में है, तो इसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आए, किसके पास, एसेट्स के पास, क्या बन जाएगा, एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स कितने हैं, 4 लाख, 4 लाख लिखें, माइनस लिखें, ऑनर इक्विटी कितनी है, 1,80,000 लिखें, इसको माइनस करें, और 4 लाख में से 1,80,000 माइनस करके एक्स का आंसर मालूम कर लें। ये आ गया लायबिलिटी का आंसर। क्या आंसर आया देखें, आंसर आया लायबिलिटी का 2,20,000। तो पहले केस का आंसर क्या है, 2,20,000। लायबिलिटी फाइंड करनी है तो किस तरह मालूम करिए, पहले फर्स्ट वन जो आपकी इक्वेशन है पहले वो पुट करेंगे, फिर उसके पुट करने के बाद फिर आगे फर्दर मज़ीद इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस 2 में कहते हैं एसेट्स मालूम करने हैं, बिजनेस एंटिटी हैविंग लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख एंड ऑनर इक्विटी ₹2 लाख। यानी देखें एसेट्स फाइंड करने हैं और लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख, ऑनर इक्विटी कितनी की बनाए, 2 लाख, ठीक है। चलिए डेटा बना पहले, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले डेटा बना के पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखें आप। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, सॉरी एसेट्स गिवन नहीं है, लायबिलिटी गिवन है, ऑनर इक्विटी गिवन है। तो वैल्यू पुट करते पहले, लायबिलिटी गिवन है 1 लाख, जबकि ऑनर इक्विटी गिवन है 2 लाख, और इक्वेशन मालूम करें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो लायबिलिटी का आंसर क्या है, 1 लाख है, जबकि ऑनर इक्विटी का आंसर क्या है, 2 लाख। 2 लाख प्लस 1 लाख कितने हो गए, 3 लाख। तो इट मीन्स कि उस कारोबार के बिजनेस के एसेट्स कितने होने चाहिए, 3 लाख, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा एसेट्स का, ₹3 लाख इज़ योर आंसर।
थर्ड केस में कहते हैं द ऑनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ₹2 लाख एंड द लायबिलिटीज़ आर 70,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, ऑनर इक्विटी मालूम करनी है, जबकि एसेट्स गिवन है 2 लाख, लायबिलिटी गिवन है 70,000। किसी कारोबार के एसेट्स हैं 2 लाख रुपए के, उस पर कर्जा है, आउटसाइडर की इक्विटी है 70,000, तो 2 लाख में से 70 माइनस कर देंगे तो आंसर किसका आएगा, ऑनर इक्विटी का आंसर आएगा। देखिए पहले डेटा बनाएं, वैल्यू पुट करें। केस 3, एसेट्स कितने गिवन है 2 लाख, लायबिलिटी कितनी गिवन है 70,000, जबकि ऑनर इक्विटी फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लायबिलिटी देखें इक्वल के इस तरफ प्लस में है, जब लायबिलिटी इक्वल के इस तरफ प्लस में है, इक्वल के इस तरफ उठा के ले आए, जब इक्वल के इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या लिखेंगे, एसेट्स 2 लाख माइनस 70,000, तो 2 लाख में से 70,000 माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 लाख में से आप 70 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा इसका, 1,30,000। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो अब इक्वेशन है वो हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंस वाली इक्वेशन है। नेक्स्ट में कहते हैं द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस 1,20,000 एंड नेट इनकम 30,000। ठीक है, क्या गिवन है, एक्सपेंस गिवन है और साथ में क्या गिवन है, प्रॉफिट, मुनाफा, यानी कि नेट इनकम। नेट इनकम किसे कहते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको कहते हैं। ठीक है, चलें पहले तो डेटा बनाते हैं, इक्वेशन पुट करते हैं। बताइए रेवेन्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं, तो क्या लिख दें क्वेश्चन मार्क। क्या चीज़ गिवन है, एक्सपेंसेस कितने गिवन है, 1,20,000, तो एक्सपेंसेस हैं 1,20,000 और द नेट इनकम इज़ 30,000। इक्वेशन क्या होती है, नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये इसकी इक्वेशन है। चले वैल्यू पुट करते हैं। नेट इनकम कितनी है 30,000 और रेवेन्यू एक्स सपोज कर लें मालूम करना है, एक्सपेंसेस कितने हैं 1,20,000। अब देखें सोचें, रेवेन्यू एक्स को आपने एक्स सपोज कर लिया, इक्वेशन के हिसाब से इनकम इस तरफ है और माइनस के एक्सपेंस इस तरफ है। मैथ्स के इक्वेशन के हिसाब से क्या करते हैं, एक्स को सेपरेट कर लें, जब किसी चीज़ को मालूम करना है तो उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सेपरेट अलग कर लें। तो एक्स को यहीं छोड़ दें आप, किसको उठा लें, माइनस के एक्सपेंस को उठा लें और इसको इक्वल के इस तरफ ले आएँ, किसके पास, नेट इनकम के पास। तो जिसको उठाएंगे उसकी साइन चेंज करेंगे, जो जहाँ पर है उसकी साइन चेंज नहीं होगी, वो वहीं पे ऐसी रहेगा। तो अब इक्वेशन बोलिए क्या बनेगा, नेट इनकम, ये माइनस का यहाँ किया जाएगा, प्लस का एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या बचेगा, रेवेन्यू। लेकिन लाइक दिस, नेट इनकम प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो 30,000 नेट इनकम है, जबकि एक्सपेंस कितने हैं 1,20,000 है। प्लस करेंगे तो 1,20,000 प्लस 30 कितना होगा, ये होगा 1,50,000। तो रेवेन्यू का आंसर कितना है 1,50,000। और जो आंसर मैंने मालूम किया है, इस तरह भी चेक कर सकते हैं आप कि प्रॉफिट, मुनाफा कब होता है, मुनाफा जब होता है जब बिज़नेस की आमदनियाँ ज़्यादा और ख़र्चे कम। तो इस वक्त जो मेरे ख़र्चे हैं वो कितने हैं, 1,20,000 रुपये। तो मुझे पता है कि प्रॉफिट की सूरत में मेरी आमदनियों का आंसर एक्सपेंसेस से ज़्यादा आना चाहिए, यानी कि 1,20,000 से आंसर ज़्यादा आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1,50,000। ये आंसर किस चीज़ का है, रेवेन्यू का। ये हमारा केस 4 था ये। ठीक है, केस 5 में आते हैं, लिखा हुआ लास्ट में, द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यू 1,80,000 एंड नेट लॉस क्वेश्चन में गिवन है 16,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में डेटा बनाते पहले, एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क डाल दें। रेवेन्यू गिवन है 1,80,000, जबकि अब क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, नेट लॉस। तो नेट लॉस कितने रुपए गिवन है, 16,000। सही, चले मालूम कर लेते हैं सोल्यूशन। नेट लॉस 16,000 लिखें, रेवेन्यू 1,80,000 माइनस का एक्सपेंस सपोज कर लें एक्स से। ठीक है, जो चीज़ गिवन है लिखेंगे और जो गिवन नहीं है उसको एक्स सपोज कर लेंगे। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नेट लॉस को आप देखा आपने क्या लगाया है, ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि नेट लॉस ब्रैकेट में होता है, जबकि प्रॉफिट जो होता है वो ब्रैकेट में नहीं होता है, प्रॉफिट विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, नहीं प्लस में लिखते हैं, इस तरह से लिखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब लिखेंगे उसको तो साइन यहाँ पे इसकी देखें, ये प्लस में लिखा हमने। अब बताइए, ये नेट लॉस देखें माइनस का 16,000 इक्वल के इस तरफ है और ये रेवेन्यू है 1,80,000। क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से माइनस का एक्सपेंस देखें, इसको मालूम करना है एक्स को, इसको उठा के हम भेज दें किसके पास, लॉस के पास, और लॉस वाली रकम को उठा के ले आते हैं किसके पास, रेवेन्यू के पास, एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्सपेंस मालूम करना है, तो क्या करेंगे, माइनस का एक्सपेंस है इक्वल के इस तरफ मूव कर दें और जो माइनस का नेट लॉस है इसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आएँ।
अब जब वो माइनस का नेट लॉस था इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का एक्सपेंस था वन जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखें चेंज कर लें, बदल लें इसको आपस में, ठीक है, तब्दील कर लें। तो ये माइनस का एक्सपेंस था, यहाँ क्या हो गया, देखें प्लस का एक्सपेंस फाइंड आउट करना इज इक्वल टू रेवेन्यू, और नेट लॉस यहाँ देखें माइनस का था तो यहाँ ले आए क्या हो जाएगा, ये प्लस का नेट लॉस। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लें, चलें एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू कितनी है 1,80,000 और नेट लॉस का आंसर कितने 16, और प्लस करें कितना होगा 1,96,000। और ख़ुद सोचें लॉस कब होता है, लॉस जब होता है जब बिज़नेस की आमदनियाँ कम हों और ख़र्चे क्या हों, ज़्यादा हों। तो आमदनियाँ कितनी है 1,80,000, नुकसान हुआ है, तो नुकसान की सूरत में मेरे ख़र्चे आमदनियों से ज़्यादा आने चाहिए, कम आने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए, है ना भाई। आमदनियाँ कम हैं और ख़र्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि मेरा आंसर आना चाहिए एक्सपेंसेस का 1,96,000। अब क्वेश्चन नंबर 2-3 के लिए आप वीडियो को पहले पॉज करें, और वीडियो को पॉज करके पहले ज़रा सवाल को जब तक आप उसको खुद सॉल्व कर ले ट्राई करने की कोशिश करें। जर्नल की एंट्री है, और जर्नल की एंट्री इसके लिए पहले इसको रीडिंग करें, पढ़ें, सोचें, और फिर इसकी लाइनें ड्रॉ करके सॉल्व भी करें इसको, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन में कहते हैं द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ कायनात स्टोर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026, ठीक है। ये आपको क्या है, सवाल दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ जर्नल लिखी हुई आई थी, ठीक है। तो आपने कुछ और नहीं बनाना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना। एग्ज़ाम में इस सवाल का सिर्फ क्या आया था, जर्नल, सही। तो फर्स्ट वन में कहते हैं कायनात स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹2,80,000। ऑनर ने कारोबार शुरू किया और बिज़नेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है 2,80,000 से। ऑनर कारोबार में क्या लेकर आए, कैश, और कैश हमारा क्या है, बिज़नेस का एसेट, और एसेट में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो पहली एंट्री क्या बनाएंगे, कैश डेबिट। प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर, तो इससे ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया। ऑनर क्लेम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। और ऑनर इक्विटी बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या बनाएंगे, देखें डेट लिखेंगे 2025 मार्च 1, कैश डेबिट 2,80,000 से, और कैपिटल क्रेडिट कितने से, 2,80,000 से। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय दी ऑनर, ऑनर ने कारोबार शुरू किया, एंट्री होती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। एसेट में भी इजाफा हो गया, ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं मार्च 10, परचेज शॉप फर्नीचर, परचेज शॉप फर्नीचर फॉर कैश ₹1,00,000। क्या परचेज़ किया आपने, शॉप फर्नीचर, यानी बिज़नेस में एक एसेट आया और एक एसेट कारोबार से गया। बिज़नेस में एसेट आया कौन सा, शॉप फर्नीचर, और बिज़नेस से गया क्या, कैश। तो इससे क्या होना चाहिए, फर्नीचर में इजाफा होना चाहिए, और कैश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी आज हमारे कारोबार का एक एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, और एक एसेट क्या हो गया, कम हो गया। और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, शॉप फर्नीचर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर फॉर कैश 1,00,000, ठीक है। शॉप फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। शॉप फर्नीचर पहले क्यों लिखा आपने, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। आप रिमेंबर के शॉप फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सही है, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ हमारे बिज़नेस के एसेट्स हैं। तो इनके लिए हम परचेजेस का नाम यूज़ नहीं करते। परचेजेस का जो टाइटल है, नाम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए ख़ास है, मर्चेंडाइज़ के लिए। जब मर्चेंडाइज़ ख़रीदेंगे तो उस वक्त हम सिर्फ परचेज़ लिखेंगे, बाकी मर्चेंडाइज़ के अलावा किसी और चीज़ के लिए परचेजेस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखें मार्च 14, परचेज मर्चेंडाइज़ फॉर कैश 15,000। मर्चेंडाइज़ को कैश पे ख़रीदा कितने रुपए का, 15,000 का। एंड ऑन क्रेडिट, ये बीच में जो एंड ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है ना, इट मीन्स ये कि कैश वाली मर्चेंडाइज़ अलग हैं और उधार वाली मर्चेंडाइज़ अलग हैं। कैश पे कितनी ख़रीदी है आपने, 15,000 रुपये की। उधार पे कितनी ख़रीदी है आपने, 16,000 रुपये की। फुल स्टॉप। अब अगर मैं फुल स्टॉप से पहले सिर्फ इतनी एंट्री पूछूं आपसे कि बताइए मर्चेंडाइज़ को हमने कैश पे ख़रीदा 15,000, उधार पे ख़रीदा 16,000, और अभी आगे वाली बात मैं बाद में पढ़ता हूँ, तो बताइए अब तक की एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट। अच्छा, वैसे आप इनकी दो एंट्री भी कर सकते हैं, परचेजेस डेबिट कैश, कैश क्रेडिट, फिर दोबारा परचेज डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। लेकिन बेहतर ये है कि आप इस पूरी ट्रांजेक्शन की एंट्री से, ठीक है, एक ही दफ़ा कर लें, ठीक है। तो 15 + 16 कितना होगा, ये टोटल 31। तो जो टोटल मर्चेंडाइज जो आपने परचेज़ की है वो कितने की परचेज़ की है, 31,000 की।
तो एंट्री बोलिएगा परचेजेस डेबिट 31,000 से, कैश भी क्रेडिट और अकाउंट पेबल भी क्रेडिट। क्यों अकाउंट पेबल? क्यों? क्योंकि पैसे देने हैं उधार पे, लायबिलिटी बढ़ रही है, और कैश भी आपने क्रेडिट किया, दिया है पैसे, तो कैश भी क्रेडिट और अकाउंट पेबल भी क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी देखें, परचेजेस डेबिट कितने से टोटल 31। और 31 कैसे आया? तो अगर समझ में नहीं आया 31 कैसे आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले परचेज़ को आप डेबिट कर दें, रकम नहीं लिखें, अमाउंट छोड़ दें, अभी आप नहीं लिखें। कैश को क्रेडिट करें कितने से, 15,000 से, और अकाउंट पेबल क्रेडिट करें आप 16,000 से, और 16 को प्लस करके कितना होगा 31,000। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आपने बताया, ही ऑल्सो पेड ₹4,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और ये एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं कि मर्चेंडाइज को ख़रीदने के बाद जगह पे लाने के लिए हम किराया पे करते हैं, और किराया पे करने की एंट्री होती है ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो इसकी एंट्री अलग से भी पास कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मार्च 14 की एक और एंट्री बना दें, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब आप अगर ये देखें कि कंबाइन एंट्री करना चाहें, इस वाली एंट्री को भी अगर आप पहले वाली एंट्री में मर्ज करना चाहें, हम देखें ऑलरेडी इसमें एक डेबिट है, 2 क्रेडिट है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखें एक नया अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन। जबकि कैश कोई नया अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, कैश तो ऑलरेडी पहले भी क्रेडिट कर रहे थे आप मर्चेंडाइज के लिए, कितना 15। अब अगर आपको कंबाइन एंट्री बनानी है, दूसरी वाली एंट्री को भी अगर आपने इस एंट्री में मर्ज करके लिखना है, तो फिर एंट्री ऐसे होगी देखें, परचेजेस डेबिट 31 सही लिखा अपनी जगह पे आपने, फिर लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन भी डेबिट कितने से 4,000 से, कैश को फिर आप क्रेडिट करेंगे 15 से क्रेडिट नहीं करेंगे, 15 + 4, ठीक है। कैश यहाँ भी क्रेडिट कर रहे हैं, अगली वाली एंट्री में भी क्रेडिट कर रहे हैं, और कंबाइन एंट्री करना चाहते हैं आप, तो फिर आप कैश को टोटल क्रेडिट करेंगे 19,000 से, और अकाउंट पेबल अपनी जगह 16,000 ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बात को समझ में आ गया होगा कि भाई हमने मर्चेंडाइज़ की अगर परचेज़ करने की एंट्री बनानी है, कैश वाली, उधार वाली, और साथ में अगर ट्रांसपोर्टेशन वाली एंट्री को भी हमने कंबाइन करने की कोशिश करनी है, तो फिर कंबाइन हो सकती है। उस सूरत में फिर आपको 2 अकाउंट डेबिट करने होंगे और 2 अकाउंट क्रेडिट करने होंगे, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट डेबिट करने होंगे? परचेजेस को डेबिट करना होगा 31,000 से, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट करना होगा 4,000 से, कैश को फिर आपने क्रेडिट करना होगा 15 से नहीं, क्योंकि 15 तो ये वाले हैं मर्चेंडाइज ख़रीदने वाले, और +4, तो 15 + 4 19 से क्रेडिट करना होगा, और अकाउंट पेबल अपनी जगह 16 से क्रेडिट होगा, ठीक है। चलें, ये दोनों एंट्री हमने डिस्कस कर ली हैं, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। पेड शॉप रेंट इन एडवांस। देखें एडवांस का वर्ड आता ही समझ जाएँ कि अभी हमने MCQs में डिस्कस भी किया था कि अगर एडवांस में किसी चीज़ की पेमेंट की जाएगी तो उसके लिए हम प्रीपेड शॉप रेंट का वर्ड लगाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट क्या हो गया है, कम हो गया, प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम बाबर एंड सन्स। मर्चेंडाइज को आपने बाबर एंड सन से, बदर एंड सन से उधार पे ख़रीदा है। जब उधार पे परचेज़ किया है, ख़रीदा है, मर्चेंडाइज ख़रीदी है, तो दोबारा से एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल बदर एंड सन्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, ठीक है। मर्चेंडाइज ख़रीदने की एंट्री पूछ रहे थे, तो इसलिए आपने ख़रीदने के लिए परचेज का वर्ड लगाया है। नेक्स्ट पे कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू साइमा एंड सन्स। मर्चेंडाइज को आपने उधार पे बेचा है साइमा एंड सन्स को। जब उधार पे सेल करेंगे तो पैसा मिले नहीं है, मिलना बाकी है, तो क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। मर्चेंडाइज के पैसे लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो सेल हमारी इनकम है, इनकम में इजाफा हुआ, और इनकम बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका 3 कॉलम कैश बुक का सवाल है। रीडिंग करें, पढ़ें, देखते हैं इसको, वीडियो को पॉज भी करें। सवाल को सॉल्व करना है तो हैंड टू हैंड्स को सॉल्व भी कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट में कहते हैं कि इरशाद यूजेस 3 कॉलम कैश बुक फॉर बिजनेस ऑन January 1st 2026 ही हैड कैश ऑन हैंड, कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट बैलेंस 38,000। देखिए दो डिफरेंट बातें। कैश ऑन हैंड तो पॉजिटिव बैलेंस आपको इन्फॉर्म किया गया है, और पॉजिटिव ही होता है हमेशा। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर लिखा हुआ आ जाए बैंक वालों के लिहाज से, तो फिर ये बैलेंस नेगेटिव बन जाता है। और नेगेटिव बैलेंस आपको पढ़ा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रिसिप्ट साइड पे नहीं आएगा बल्कि पेमेंट साइड पे भी आएगा, ठीक है। और क्लास में जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो आपको याद होगा कि हमने ऐसे सवाल भी किए थे जिसमें 3 कॉलम कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन, कैश का कम आया पेमेंट साइड पे, तो आपने उसका बैलेंस CD वहाँ पे कर दिया।
और बैंक बैलेंस का रिसिप्ट साइड पे भी कम आता है कभी कभार, तो फिर आपने उसका बैलेंस शीट वहाँ पे रिसिप्ट साइड पे कर दिया, यानी कि दो जगह पे बैलेंस आपने किए, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, कैश का अलग और बैंक का अलग जगह पर। फिर ऐसे ही ब्रॉड डाउन भी ऐसे ही किए थे आपने, यानी कैश का ब्रॉड डाउन। तो अगर आज भी अगर देखें ऐसे ही हुआ है, कैश का प्रीवियस मंथ का बैलेंस देखें, इस महीने स्टार्टिंग हुआ 90,000, कहाँ लिखेंगे इसको, रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यानी प्रीवियस मंथ कैश का बैलेंस कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन में आ गया, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस 38,000 थे, कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन में चला गया। किस साइड पे, पेमेंट साइड पे, ये पेमेंट साइड पे आएगा। जब आप इसको पेमेंट साइड पे लिखेंगे तो फिर आप उसमें ब्रैकेट वगैरह की साइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी पूरा देखें क्वेश्चन वैसे ही का वैसे ही करना है। प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक, बाकी सब कुछ करना है। 31 दिसंबर को बैलेंस कैरी डाउन करना है, फरवरी 1 को ब्रॉड डाउन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन देखिए, शुरुआत देखें यहाँ से, देखें जनवरी 1 को बैलेंस ब्रिंग डाउन। कैश का कैश कॉलम में कितना लिखेंगे, 90,000, जबकि बैंक वालों का बैलेंस देंगे ब्रॉड डाउन, कहाँ लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में कितना, 38,000, ठीक है। कैश का कैश कॉलम में लिख दिया और बैंक का बैंक कॉलम में लिख दिया। ये पहली आपने ख़ास बात को याद रखनी थी अपनी। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं लिखा होता, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक लिखा होता, तो फिर हम दोनों बैलेंसेस को रिसिप्ट साइड पे ही लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं, सही। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद जनवरी 4, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर जुल्करनैन ₹50,000, पेइंग 80% कैश एंड रिमेनिंग वॉज ऑन क्रेडिट। अब देखिए रिमेनिंग वॉज जो ऑन क्रेडिट है, ऑब्वियसली आपको पता है कि 3 कॉलम कैश बुक में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। मर्चेंडाइज कितने की परचेज़ की है आपने, टोटल 50,000 की, जिसमें से आपने 80% कैश पे कर दी है। तो कैश बुक में हमने बताया था कि कैश बुक में हम सिर्फ 80% की एंट्री बनाएंगे। तो 80% की मर्चेंडाइज जो आपने पे की हैं, हिसाब लगा लें, 50,000 का 80%, ठीक है, 5 8 40,000, ये आपने पैसे दिए। अच्छा, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी हैं तो ऑब्वियसली आपने पैसे दिए होंगे, इसके पे किए होंगे। जब पे किए होंगे तो किस साइड पे आएंगे, पेमेंट साइड पे। दो साइडें होती हैं, एक को हम कहते हैं रिसिप्ट साइड कहते हैं, और एक को आप क्या कहते हैं, पेमेंट साइड कहते हैं। रिसिप्ट साइड हमारे आने वाले पैसे और पेमेंट साइड हमारे जाने वाले पैसे। जब जब बिज़नेस में पैसे आए तो रिसिप्ट साइड और गए तो पेमेंट साइड। तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी, पेमेंट साइड पे। कैश कॉलम में कितना लिखेंगे, 40,000। ये कैसे निकाला आपने, ये इस तरह से 50,000 को मल्टीप्लाई किया 80 और डिवाइड किया 100 से, परसेंटेज 80% बाय कैश, ठीक है। अगर रिमेनिंग बाय चेक लिखा होता तो बाकी पैसे हम 10,000 रुपये बैंक में लिख देते, लेकिन अभी लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग वॉज ऑन क्रेडिट, और कैश बुक का ऑन क्रेडिट से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 40,000 की एंट्री यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो आप भी हैंड टू हैंड कैश बुक कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया देखो वैसे ही कीजिएगा, आप भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या 3 कॉलम पूरी कैश बुक समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 10 देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 60,000, ऑफ विच 50,000 डिपॉजिट इन टू बैंक। मर्चेंडाइज सेल की है, कैश पे की है, कैश पे कितने की है, 60,000 की, ऑफ विच यानी जिसमें से इसी 60,000 में से 50,000 पैसे कहाँ रखवा दिए, बैंक में रखवा दिए। अब देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि इस एंट्री में कॉन्ट्रा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बैंक और कैश दोनों अकाउंट डेबिट भी हो रहे हैं और सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हमने कहा था कॉन्ट्रा एंट्री वो जिसमें बैंक डेबिट हो और कैश क्रेडिट हो, या कैश डेबिट हो बैंक क्रेडिट हो। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, समझा दिया। देखें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है तो इट मीन्स ये सिर्फ एंट्री एक साइड पे होगी, जनवरी 10 एक दफ़ा होगी बस। रिसिप्ट साइड, क्यों रिसिप्ट साइड, क्यों, पैसे आए, मर्चेंडाइज बेची है तो पैसे रिसीव किए हैं, ठीक है। मर्चेंडाइज कैश पर बेची 60,000, जिसमें से 50,000 बैंक में रखवाए, तो बैंक कॉलम में कितने पैसे लिखेंगे, 50,000। जब आए 60,000 थे, 50,000 बैंक में रखवा दिए, तो फिर कैश कॉलम में कितने पैसे लिखेंगे हम, बाकी रिमेनिंग 10,000। ये 10,000 कैसे हो गए, 50 और ये और 10 कितने हो गए, 60। तो 50,000 कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, और 10,000 कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में, ड्यू टू सेल्स की वजह से। नेक्स्ट कहते हैं इशूड अ चेक टू मिस्टर जुल्करनैन टू पे ऑफ हिज अकाउंट। देखिए यहाँ पे उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि कितना कोई डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज है 2/10, N/30 कोई ऐसा कुछ अगर लिखा होता परचेजिंग के टाइम पे तो फिर हम डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करते, या यहाँ पे ये लिखा होता कि भाई इतने पैसे दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि मिस्टर जुल्करनैन के अकाउंट को सेटल करने के लिए हमने पैसे दे दिए। तो ज़रा देखिए मिस्टर जुल्करनैन से जो मर्चेंडाइज हमने परचेज़ की थी, हमने 80% तो उसी वक्त दे दिए थे, 40,000 रुपये, बाकी रिमेनिंग 10,000 रह गए थे, वो 10,000 की हमने आज पेमेंट कर दी है। जब हमने वो 10,000 की पेमेंट आपने आज कर दी है और पूरे पैसे दिए हैं, ये नहीं कह रहे कि 10,000 रुपये के लिए आपने 9,000 रुपये दिए, 9,500 दिए, बाकी डिस्काउंट अवेल किया। अगर होता तो फिर हम लिखते हैं, यहाँ पे नहीं है तो सिंपल हमने क्या किया, पूरे 10,000 ही पे कर दिए।
ठीक है। ये 10,000 कहाँ से आए, फिर देख लें 50 में से आपने 40,000 की पेमेंट कर दी थी, तो रिमेनिंग 10,000 रह गए थे उसके, रिमेनिंग वाज ऑन क्रेडिट, जिसकी एंट्री आपने वहाँ पे नहीं की थी उस वक्त। जब ख़रीदते हैं उधार पे तो वो एंट्री नहीं बनाते, लेकिन हाँ अगर आपने लायबिलिटी पे की है, पैसे तो गए ना आपके, जब लायबिलिटी पे की है पैसे गए तो ये एंट्री आनी चाहिए कैश बुक में, तो यहाँ पे 10,000 की एंट्री लिखेंगे। Jan 21 अकाउंट पेबल 10,000। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री कहते हैं नंबर 25 में, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा करवाया। जब बैंक में कैश जमा करवाया, इससे क्या होना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए और कैश कम होना चाहिए, यानी कि आज हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। अब ये एंट्री देंगे कैश बुक में, किस तरह करेंगे, रिसिप्ट साइड पे किसको बढ़ाएंगे, बैंक को, और पेमेंट साइड पे किससे कम करेंगे, कैश को। ठीक है, तो पहला काम तो ये करें, 25 कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड लिखें, यहाँ भी लिखें 25 और यहाँ भी लिखें 25। रिसिप्ट साइड पे देखें, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। तो रिसिप्ट साइड पे ये 20,000 रुपये कहाँ बढ़ने चाहिए, बैंक कॉलम में, और पेमेंट साइड पे ये 20,000 रुपये कहाँ कम होने चाहिए, कैश कॉलम में। यहाँ भी लिखें सी, यहाँ भी लिखें सी, और यहाँ पे लिखें भाई क्या जमा कराया, पैसे बैंक में तो आए, तो उसका जो रीज़न है वो उसको ऑपोजिट लिखेंगे, कि जो बैंक बैलेंस बढ़ा तो मत लिखिएगा, बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, यानी बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, बल्कि बैंक कॉलम बढ़ गया है, किसकी वजह से बढ़ गया है, कैश डिपॉजिट करने की वजह से। जबकि बैंक कॉलम, यहाँ पे कैश कॉलम कम हो गया, किसकी वजह से, बैंक में डिपॉजिट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹5,000। देखिए ऑफिस के लिए पैसे निकाले, कैश विड्रॉ किया है बैंक से ऑफिस के लिए, ये पैसे ऑनर की ज़ाती जेब में नहीं गए, पर्सनल यूज़ नहीं है, बल्कि ये ऑफिस का यूज़ है। तो इससे हमारे बिजनेस में, कारोबार में कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अब ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, इसमें कैश और बैंक आ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो रिसिप्ट साइड पे किसको बढ़ाएंगे, कैश को, और पेमेंट साइड पे किसे कम करेंगे, बैंक को। ठीक है, तो 28 में देखें कैश कॉलम, रिसिप्ट साइड पे कैश कॉलम को इंक्रीज़ कर दें, कितने से, 5,000 से, और पेमेंट साइड पे किसे कम कर देंगे, बैंक को, कितने से, 5,000 से। रिसिप्ट साइड पे कैश और पेमेंट साइड पे बैंक। यहाँ पे लिखिएगा कि जो कैश कॉलम बढ़ रहा है किसकी वजह से, बैंक से पैसे विड्रॉ करने की वजह से, यानी बैंक से विड्रॉ करके लेकर आए तो इसलिए कारोबार में कैश में इजाफा हो गया, ये इसकी रीज़न है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड लिखते हैं हमेशा रीज़न में, और यहाँ पे अगर पैसे बैंक से कम हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कैश विड्रू फॉर ऑफिस यूज़, पूरा लिख सकते हैं, अगर जगह स्पेस है तो लिख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। और ये कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड डेट लिखेंगे और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पे कहते हैं पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरीज़ के पैसे हमने चेक से दिए, इससे हमारा क्या होना चाहिए, सैलरीज एक्सपेंस बढ़ना चाहिए और बैंक बैलेंस कम होना चाहिए। तो कैश बुक बताएं, कैश बुक में पैसे हमारे आए हैं या गए हैं, पैसे हमारे गए हैं, तो जब गए हैं तो किस साइड पे लिखेंगे, पेमेंट साइड पे। और कौन से, कहाँ से गए, कैश से या बैंक से, बैंक से। कितने पैसे गए, 3,000, तो बैंक कॉलम से 3,000 कम कर दें, लिख दें यहाँ पे 3,000। ठीक है, Jan 31 सैलरी एक्सपेंस के पैसे 3,000। देखिए सारी ट्रांजेक्शन सॉल्व करने के बाद पेंसिल से फुटिंग करते हैं चारों कॉलम्स की, और प्लस कर लें 90 + 10 1 लाख, कितना होगा, तो यहाँ लिख लें 1,05,000, पेंसिल से रकम लिख लें 1,05,000। 50 + 20 यहाँ भी कितना होगा, ये 70, तो यहाँ भी पेंसिल से लिख लें 70,000, प्लस कर लें 40 + 20 कितना होगा, ये 60, तो यहाँ लिख लें पेंसिल से 60,000 से। ठीक है, 38 + 10, 38 कौन से वाले देंगे, ओपनिंग बैलेंस वाले, जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, आपने उसको पेमेंट साइड पे लिखा है, तो इट मीन्स कि आप उसको, अब उसको वहीं से काउंट कीजिएगा। 38,000 प्लस करें 10,000 प्लस करें 5 प्लस करें 3, 56,000। बैलेंस कैरी डाउन का रूल क्या पढ़ा था आपने, कि जिस साइड अमाउंट कम होती है वहाँ करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, कैश की रिसिप्ट साइड है 1,05,000 ज़्यादा है, 60,000 कम है, 1,05,000 ज़्यादा है, 60,000 कम है, तो रिसिप्ट साइड से पेमेंट साइड को माइनस करें, माइनस करके बैलेंस कितना आ रहा है, 45,000। कैलकुलेटर पे चेक कीजिए, जब तक कैलकुलेटर पे फिजिकली चेक नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। सब क्वेश्चन को समझने के लिए साथ साथ लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो माइनस भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1,05,000 में से 60 माइनस किए, कितना है, 45,000। यहाँ लिखेंगे Jan 31 बैलेंस कैरी डाउन 45,000। यहाँ क्यों लिखा आपने, रिसिप्ट साइड पे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं, हमें 60 और 45 मिलाकर इतने ही करने हैं, कितने करने हैं, 1,05,000 करने हैं, रिसिप्ट साइड के इक्वल करने हैं 105, तो 105 देखें हो गया,
जब 45 आप खुद लिखेंगे ना बैलेंस शीट लिखेंगे यहाँ माइनस करके करने के बाद, तो दोबारा प्लस करेंगे अगेन, तो यहाँ भी कितना होगा 1,05,000, यहाँ तो है ही 1,05,000। अब ऐसे ही यहाँ भी करें, 70,000 में से 56 माइनस करें, कितने बचे 14,000। यहाँ भी बैलेंस देखें, बैंक बैलेंस यहाँ पे कम है पेमेंट साइड पे, तो यहीं लिखेंगे 14,000। अगर इत्तेफाक ऐसा होता कि 56 यहाँ है और यहाँ और इससे कम होते, यहाँ होते सपोज़ कर लें 40,000, तो फिर इसका बैलेंस सी डी यहाँ पे करना पड़ता, रिसिप्ट साइड पे करना पड़ता। या आसान लफ्ज़ों में यूँ याद कर लें कि जिस साइड अमाउंट कम होती है बैलेंस सी डी वहीं पे करते हैं। अब वो रकम रिसिप्ट में कम आ जाए तो यहाँ लिख दीजिएगा, पेमेंट में कम आ जाए तो वहाँ लिख दीजिएगा। तो 56 माइनस किए 14,000 आ गए। 56 14 को दोबारा प्लस करें चेक करने के लिए, कितना होगा 70। आपको इस तरह से वाइट से लाइन दिख रही होंगी, तो इट मीन्स कि एक सिंगल लाइन में दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, और जिस अमाउंट से बैलेंस कैरी डाउन करते हैं उसी अमाउंट से उठा के बैलेंस ब्रिंग डाउन करते हैं। देखिए नेक्स्ट मंथ February 1, जब February 1 लिखेंगे तो इसका बैलेंस देंगे ब्रिंग डाउन कितने से, कैश का बैलेंस कितना लिखेंगे 45 और बैंक बैलेंस कितना 14। ये रकम कहाँ से आई और क्यों आई, पिछले महीने के क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस। तो पिछले महीने हमारे पास कैश कितना बच गया था 45 14,000। जब नेक्स्ट मंथ कल शुरू होगा February 1 को हमारे पास पहले से कैश कितना होना चाहिए 45 और 14,000। कोई पूछे आपसे कैश का भाई बैलेंस कितना है क्लोजिंग, तो क्या बताएंगे 45 और 14। 1,05,000 नहीं है, 1,05,000 तो टोटल पैसे आए थे, उसमें से पैसे गए भी थे हमारे पास से 60, बचे कितने हैं 45। ठीक है, तो ये सवाल था आपका 3 कॉलम कैश बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ खालिद ट्रेडर्स। मार्च 2 में कहते हैं सोल्ड गुड्स टू कादरी सन्स। अब पहले तो इसको सवाल की रिक्वायर्ड पढ़ लें क्या लिखी हुई है। देखें, प्रिपेयर सेल्स जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म, प्रिपेयर सेल रिटर्न जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म। दोनों आपसे मांगे, सिर्फ SJ मांगा है और SRJ मांगा है। अब आपको पता है कि SJ और SRJ करते वक्त कुछ इररेलेवेंट ट्रांजेक्शन को भी इग्नोर करना होता है। अगर इग्नोर नहीं करेंगे और सब की सब एंट्री सॉल्व कर देंगे तो आप गलत कर रहे थे। SJ और SRJ सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल का ताल्लुक सिर्फ किससे, मर्चेंडाइज़ के उधार पे बेचने से, और उधार वाली मर्चेंडाइज़ कस्टमर को बेची हुई थी वो वापस आने से। यानी जो मर्चेंडाइज़ आपने उधार पे बेची है उसको सॉल्व करेंगे, और वो मर्चेंडाइज़ जो उधार वाली वापस आई है कस्टमर से उसको सॉल्व करेंगे। चलें वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले तो लाइनें ड्रॉ कर लें, कंपनी का नाम प्रोवाइड कर दें, हेडिंग दें खालिद ट्रेडर्स, ठीक है, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, मंथ लिखें फॉर द मंथ एंडेड, ठीक है। तो ये बट कंपनी का नाम मेंशन करें, और यहाँ पे एक पेज नंबर भी आना चाहिए था, वो पेज नंबर भी अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड कर दें, कुछ भी प्रोवाइड कर दें 2 5 या 9 समथिंग, कुछ ना कुछ पेज नंबर ऊपर समथिंग मेंशन कर दिया करें अपने पास से, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो तो, ठीक है। चलें सो स्टार्ट कर देते हैं। कॉलम याद है आपको, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर्स, रेफरेंस अमाउंट, ठीक है। डेट, क्रेडिट नोट, नेम ऑफ कस्टमर्स, रेफरेंस अमाउंट। देखें SRJ बन रहा है तो SRJ में क्या लिखते हैं क्रेडिट नोट, जबकि PRJ होता है तो वहाँ लिखते हैं डेबिट नोट। ये दोनों बातें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हिस्सा हैं। क्रेडिट नोट डेबिट नोट आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। करना क्या है, आपने सिर्फ कस्टमर का नाम मेंशन करना है, डेट लिखनी है, नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है। डेट लिखनी है, नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है, चाहे कस्टमर से वापस आए गुड्स, डेट लिखना है, नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है। महीने के आखिर में एंट्री बनाएंगे, ठीक है, मंथ के आखिर में एक बार एंट्री बनाएंगे। अब आप 10 लोगों को बेचें 20 लोगों को बेचें, आपको सिर्फ एंट्री महीने के आखिर में एक बार ही बनानी है। सोल्ड गुड्स टू कादरी स्टोर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, ये एंट्री आनी चाहिए March 2, ठीक है। डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज बेची हैं, गुड्स हैं, ऑन क्रेडिट बेची हैं, आएगी। सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू हारिस एंड कंपनी 17,000, मर्चेंडाइज को उधार पे सेल किया, ये भी एंट्री आना, बल्कि ऑन कैश पे सेल किया, सॉरी ये एंट्री है, ऑन कैश पे लिखा हुआ साफ साफ, तो फिर हम इसकी एंट्री को इग्नोर कर देंगे। देखिए ऑल दो अगरचे कि इसमें नाम लिखा हुआ है, लेकिन नाम से ज़्यादा हम क्या फोकस करेंगे, कैश पे लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये एंट्री इग्नोर कर दें आप, ठीक है। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू हनीफ एंड सन्स, देखें ऑन क्रेडिट। अब देखें ऑन क्रेडिट तो लिखा हुआ है, सोल्ड किया, बेचा भी है, लेकिन क्या चीज़ बेचा है, मर्चेंडाइज नहीं बेचा, फर्नीचर बेचा। फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है, तो ये वाली एंट्री भी कोई नहीं आनी चाहिए, इसको भी आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो मार्च की 9 और March 13 ये दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो क्या ताल्लुक SJ SRJ से नहीं है। चले नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
मार्च 19 गुड्स रिटर्न बाय कादरी स्टोर्स, जिनको हमने उधार पे मर्चेंडाइज बेची थी 13,000 में, आज उन्होंने कस्टमर बाद ने गुड्स वापस की हैं 42,000 की। तो ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए? एस आर जे में डेट लिखें, नाम लिखें और अमाउंट कॉपी कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं 21 में गुड्स सोल्ड टू हुमेरा ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज को उधार पे सेल किया हुमेरा को, ये एंट्री आनी चाहिए। कहाँ लिखेंगे? डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अमाउंट कॉपी करेंगे। ये एंट्री कहाँ पे आएगी? सेल्स जर्नल में। फिर गुड्स सोल्ड टू आसिफ ऑन अकाउंट, ये भी देखिए एंट्री आनी चाहिए आसिफ की, मार्च 22, ठीक है। डेट लिखें, नाम लिखें और अमाउंट कॉपी कर दें, और ये एंट्री भी यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर आसिफ, आसिफ से ख़राब गुड्स हमें वापस आ गई, ठीक है। कस्टमर ने हमें वापस किए हैं, हमने किसी को वापस नहीं किए हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आसिफ ने हमें डिफेक्टिव गुड्स वापस की, तो ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए? एसआरजे में। डेट लिखें, नाम लिखें और अमाउंट कॉपी करें। सब कुछ कॉपी करने के बाद क्या करते हैं? टोटल करते हैं महीने के आखिर में, एक प्रॉपर यानी कि फॉर्म में। जब प्रॉपर से बता दें कि आपने महीने के आखिर में मार्च 31 एंट्री बनानी है। मर्चेंडाइज सेल करने की एंट्री क्या होती है? मर्चेंडाइज सेल करने की एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ठीक है। और इन सब का टोटल कर लें, 13 + 5 + 1, तो 13 + 5 1 कितना होगा? ये 19,000। टोटल को लिखिएगा और इस तरह लिखिएगा कि वो दोनों लाइन उसमें इस तरह से थोड़ा बिग फॉन्ट बड़े साइज़ में लिखिएगा इस तरह से, तो वो प्लस करके लिख दें 19,000। ऐसे ही यहाँ पे मर्चेंडाइज डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर ने वापस की थी आपको, जिससे आपका रिसीवेबल कम हो गया। और बेचने के लिए आप क्या लगाते हैं? सेल्स, लेकिन वापस आने के लिए क्या लगाते हैं? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो एंट्री क्या बनेगी? मार्च 31 सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। टोटल कर लें 4 ये और 200 ये, कितना होगा? 4,200। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एस जे मांगा था और एस आर जे मांगा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। आप पहले रीडिंग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपको दिया हुआ ये फर्स्ट वन में कहते हैं, तो रिक्वायर्ड में वही है आपके पास। इस सवाल की 2 रिक्वायर्ड है। ये पहले में लिखा हुआ था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए, और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ था कि सवाल में इस सवाल की एडजस्टिंग एंट्री बना के दिखा दीजिए, ठीक है। वो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आसान है, इसको हम कर देते हैं। फर्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 6,000। ये किसका बैलेंस है? कंपनी का बैलेंस है, कंपनी का कैश बुक का बैलेंस है, और पॉजिटिव है। जब तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पॉजिटिव बैलेंस होगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 7,000। सबसे पहले शुरुआत देखें यहाँ से करें। कंपनी का नाम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखें, और यहाँ पे लिखें कैश बुक, और यहाँ पे लिखें बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें जो है वो कैश बुक कंपनी का बैलेंस कितना है? 6,000, और पासबुक का कितना है? 7,000। नेक्स्ट पे कहते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। जमा कराए पैसे, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए पैसे, अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। यानी कि हमने चेक्स तो बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट शोइंग इन बैंक स्टेटमेंट, नॉट क्लियर। तो इसका नाम क्या होता है? अनक्लियर चेक्स। और अनक्लियर चेक्स हमने बैंक में डिपॉजिट्स किए हैं, उम्मीद है कि पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो अनक्लियर चेक्स कहाँ लेके जाएंगे? बैंक स्टेटमेंट में। प्लस करेंगे, जी हाँ प्लस करेंगे, ऐड करेंगे इसको, ठीक है। अनक्लियर चेक से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना है, डिपॉजिट करा के आए तो हमारा बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि वो पैसे जो हमने इशू कर दिए, चेक इशू कर दिए, लेकिन स्टिल दे आर नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि अभी तक वो पैसे हमारे अकाउंट में माइनस नहीं हुए, ठीक है। तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद वो चेक हमारे अकाउंट से प्रेजेंटेड तो होना ही है, तो इसका नाम देता है अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक से पैसे हमारे क्या होने चाहिए? बैंक बैलेंस कम होना चाहिए, माइनस करेंगे। अब देखें ये चीज़ें फिक्स हैं, याद भी कर सकते हैं आप। अनक्लियर चेक्स बैंक में प्लस होंगे, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, लास्ट डे डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट, वो पैसे जो हमारे अकाउंट में जमा हो गए, शो नहीं हो रहे, तो प्लस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसका दूसरा नाम होता है आउटस्टैंडिंग चेक्स, इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, माइनस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी वो पैसे जो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट सर्विस चार्जेस के बैंक डिडक्ट किए, और कहाँ रिकॉर्ड में नहीं है? कंपनी में रिकॉर्ड में नहीं है, कंपनी से रिकॉर्ड कर लें। तो बैंक चार्जेस से हमारा क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस कम होना चाहिए। बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ, किसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ? कंपनी ने, तो कंपनी से माइनस, बैंक चार्जेस कंपनी से माइनस।
इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं आगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी वो पैसे जो कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कराए थे, कस्टमर के पैसे बैंक में आ चुके हैं बट कंपनी के पास इस बात की इतला नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कंपनी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कराए हैं पैसे और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं, बैंक के पास रिकॉर्ड में है। किसके पास रिकॉर्ड में नहीं है? कैश बुक में। और डिपॉजिट किए हैं कस्टमर ने, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। बैंक ने भी आपको इंक्रीज़ कर दिया होगा, तो आप भी अपने पास क्या कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे। तो फिर आपने बैंक सर्विस चार्जेस क्यों माइनस किए थे? क्योंकि बैंक ने भी अपने पास से माइनस किए थे आपके, यानी आप बैंक ने आपके बैलेंस को माइनस कर दिया था, तो फिर आप भी अपने पास से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखना ये पड़ता है कि बैंक ने क्या किया। अगर बैंक ने आपको माइनस किया तो आप भी अपने पास से क्या करेंगे, माइनस, और अगर बैंक ने आपको प्लस किया तो आप भी अपने पास क्या करेंगे, प्लस। लास्ट में कहते हैं रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। आप देखें, याद रखें, बैंक वाले क्रेडिट करते हैं आपको इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और बैंक वाले डिक्रीज़ करते हैं, और वर्ड यूज़ करते हैं डेबिटेड। ठीक है, तो क्रेडिटेड, डेबिटेड बैंक के लिए। अगर बैंक वाले क्रेडिट कर रहे हैं तो इट मीन्स के बढ़ा रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारे कोई रेंट के पैसे हैं, हमने कोई फ्लैट किराए पे दिया हुआ है, जब हमने फ्लैट किराए पे दिया हुआ है तो हमें वहाँ से रेंट मिलता है, हमें रेंट आता है, और रेंट वाले जो पैसे आते हैं तो हमने फ्लैट्स वाले को बोला होगा, किराएदार को, कि पैसे हमारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दिया करें, जमा करा दिया करें, किराए के पैसे हमारे हाथ में कैश में मत दिया करें। तो ये वही वाले पैसे हैं। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कंपनी के पास इस बात की इतला नहीं है, बैंक में पैसे रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो किसने रिकॉर्ड कर लिए हैं, बैंक ने। किसने रिकॉर्ड नहीं किया, कंपनी में। तो कंपनी में क्या करें, प्लस करें, सिंपल ऐड होने चाहिए पैसे, क्योंकि बैंक में आए थे तो बैंक ने बढ़ा दिया, तो आप भी क्या करें, अपने पास बढ़ा देंगे। सिंपल वैसे ही जिस तरह डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए पैसे, तो कंपनी में रिकॉर्ड ऐड कर लिया आपने, बैंक ने ऐड किया हुआ ऑलरेडी। जो काम बैंक ने किया हुआ है तो फिर हम तो बैंक में नहीं करेंगे, कंपनी में करेंगे, तो कंपनी में प्लस होगा ये। ठीक है, इसी तरह से अगर बैंक वाले डेबिटेड का वर्ड यूज़ करते हैं, डेबिटेड, ठीक है, या चार्ज्ड, CHARGED, तो ये करते हैं डिडक्शन करने के लिए, कम करने के लिए, तो उस सूरत में अपने पास से हम माइनस कर लेते हैं। एट दी एंड लास्ट में क्या करें, 6000 प्लस, ये प्लस है, माइनस 400 प्लस 1400 प्लस 400, ठीक है, 6 + 1 7, और ये होगा 7800, और 7800 में 400 माइनस कर दें, कितना आ गया, 7400। यहाँ भी चेक कर लें, 7000 + 800 - 400 कितना आ गई है, 7400। दोनों साइड्स का सिंपल तरीके से बैलेंस जो है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। ये हमारा सवाल था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। अब आते हैं इस सवाल की, इन्होंने रिक्वायर्ड में एंट्रीज मांगी थी, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो बैंक स्टेटमेंट की याद रखिएगा, हम एंट्री पास नहीं करते, बैंक वाले अपना अकाउंटेंट खुद रखते हैं, अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन करते हैं, तो वो हमें इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपनी में जो भी चीज़ प्लस माइनस हुई है हमें उसकी एंट्री करेंगे। हम अकाउंटेंट किसके होते हैं, कंपनी के होते हैं, तो लिहाजा हम कंपनी की बुक में एंट्री बनाएंगे। एस एन एसोसिएट्स, ठीक है, जर्नल लिखेंगे ऊपर, एस एन एसोसिएट, जर्नल। चलिए अब एंट्री बनाते हैं। पहली बात याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस 6000 की एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री को आप इग्नोर कर देना, छोड़ दें, बैलेंस की एंट्री नहीं होती। हाँ, यहाँ से आ जाएँ, 400 बताइए, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस से हमारा एक्सपेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट। एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। या यूँ देख लें कि आपने कैश बुक में जिस चीज़ को माइनस किया है, इट मीन्स कि इससे आपका बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। अगर माइनस किया है तो बैंक क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। प्लस किया है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक हमारा एसेट अकाउंट है। अब देखिएगा, अगला लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, 1400 किसी कस्टमर के पैसे आए। जब कस्टमर के पैसे अकाउंट में आए तो इससे क्या होना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, यानी कि एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, आप चाहे तो इन दो की, लास्ट वाली की, दो की अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सेपरेट एंट्री कैसे करेंगे, तो आप 1400 की एंट्री अलग बनाएं, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही है, जैसे देखें इस तरह, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1400। देखिए अभी इन्होंने देख क्या किया था, रैंड इनकम, रैंड के पैसे आए।
जब रेंट के पैसे आए तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में इजाफा हो गया। बैंक हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, ठीक है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब कंबाइन कर लें, अगर आपको कंबाइन करनी है, सेपरेट अगर पसंद नहीं आ रही है तो एंट्री कर लें सब कंबाइन। बैंक डेबिट कितने से टोटल 1800 से, 14 ये वाले और 400 ये वाले, जिसमें रिसीवेबल के पैसे क्रेडिट कम हो गए, जबकि रेंट इनकम क्रेडिट हो गया। बात वही है, या आपने एक दफ़ा एंट्री बनाई बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर दोबारा एंट्री बनाई बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, तो बैंक को आपने 2 दफ़ा डेबिट किया तो एक ही बार डेबिट कर दें, और रिसीवेबल को इनकम को आपने क्रेडिट कर दें। इनकम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? इनकम बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ती है क्रेडिट होती है, और रिसीवेबल एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा किसका, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का।